इससे पहले की वीडियो में 2 पार्ट हम बना चुके हैं इस चैप्टर का, क्लास 11th सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट आप देख लेंगे, उससे कुछ आपको डिटेल आइडिया पता लग जाएगा। पहले पार्ट में केवल इंट्रोडक्शन दिया गया है, दूसरे पार्ट में आपको मैटर के बारे में आपको बताया गया है कि मैटर क्या होता है। जैसे जो भी चीज़ें आपको पाई जाती हैं जिनको 5 सेंस ऑर्गन से आप सेंस कर सकते हैं, 5 सेंस ऑर्गन से, ये नहीं किसी एक सेंस ऑर्गन से आप सेंस कर सकते हैं और बाकी 4 से नहीं सेंस कर सकते, तो वो मैटर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर 5 सेंस ऑर्गन है, वो सेंस ऑर्गन आपको मालूम ही होंगे। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? हियरिंग है, टचिंग है, टेस्टिंग है, सीइंग है, और इस तरह से अगर किसी चीज़ को सेंस कर सकते हैं तो वो आपका मैटर में कंसीडर किया जाता है। चलिए ठीक है। उसके बाद मॉडर्न डिफिनेशन के हिसाब से क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। जो मैटर क्या होता है, मैटर क्या नहीं होता, कौन कौन चीज़ें मैटर नहीं होती, तो ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जीज आर नॉट कंसिडर्ड इन मैटर। तो इन द यूनिवर्स होल थिंग इज दैट कि there are 2 things which are in the universe, one is matter and other is energy। और आइंस्टीन की इक्वेशन के हिसाब से मैटर को एनर्जी में एक्सचेंज किया जा सकता है, जो आपको इक्वेशन बहुत फेमस इक्वेशन है, E=mc²। E क्या है? आपका एनर्जी है, M क्या है? आपका मास है, और C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये रिलेशन जो है ये ज़्यादातर अप्लीकेबल होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं उनके लिए ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं होती, या जो भी जितना भी इसका वैल्यू आती है वो बहुत निग्लेजिबल होती है, तो उसे हम ज़्यादा कंपेयर नहीं करते। क्योंकि जो भी हमारे पास छोटे मोटे रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन हम लैब में करवाते हैं, तो उसमें एनर्जी जो रिलीज होती है वो बहुत कम होती है, और अगर आप उसे C से डिवाइड करेंगे तो और कम हो जाएगी वो। और जब वो बहुत कम हो जाएगी तो जो मास में डिफेक्ट आता है या मास में जो भी अंतर आता है उसे हम कंसीडर नहीं करते। ये मेजरली जो स्टडी की जाती है इसकी न्यूक्लियर रिएक्शन में ही की जाती है। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर उसके बाद तो क्लास पूरी चलेगी ही। ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द केमिस्ट्री, which give you idea how the chemical reactions occur in a different type of element and how different type of compounds are formed by a chemical reaction। फिर जो लास्ट टॉपिक जहाँ पे हमने वाइंड अप किया था उसके आगे थोड़ा सा आपको बढ़ा देते हैं ताकि वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम इस नए टॉपिक पे आ जाएंगे। तो पहला क्या है? मैटर। मैटर में आपको बताया गया था प्योर सब्सटेंस। ये एक थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, चार्ट टाइप का है या फ्लो चार्ट टाइप का है, जिससे थोड़ा सा रटना या समझने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो मैटर होता है, मैटर में आपका प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जा चुका है। फिर मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मिक्सचर से। मिक्सचर्स के बाद हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे चले जाएंगे। चलिए ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो यहाँ पे मिक्सचर क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस, तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस किसी भी कंपोजिशन में मिल जाए, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस, जैसे प्योर सब्सटेंस में क्या है? एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, जैसे आप मान लीजिए सिल्वर और गोल्ड, दोनों को आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दीजिए। किसी भी प्रोपोर्शन मतलब सिल्वर का 1 ग्राम और गोल्ड का 99 ग्राम, या सिल्वर का 50 ग्राम और गोल्ड का 50 ग्राम, किसी भी कंपोजिशन में मिला दीजिए, तो वो जो चीज़ बनेगी वो क्या कहलाएगी? आपकी मिक्सचर कहलाएगी। फिक्स कंपोजिशन नहीं है ये, कोई भी कंपोजिशन आप ले सकते हैं। उसी तरह से 2 कंपाउंड, जैसे आपने NaCl ले लिया और AgCl ले लिया, अब ये 2 अलग अलग प्योर सब्सटेंस है। ये भी कंपाउंड है AgCl, जैसे NaCl ये भी एक कंपाउंड है, एक सॉल्ट है, और AgCl ये भी एक सॉल्ट है। ये दोनों ही सॉल्ट है। अगर आप इनको किसी भी कंपोजिशन में मिला दीजिए, मान लीजिए आपने इसका 1 ग्राम लिया और इसका 50 ग्राम ले लिया, तो इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा, जिसे आप फिजिकली बना सकते हैं, इसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप दोनों को लीजिए, किसी कंटेनर में डाल दीजिए, उसके बाद किसी तरह से उसे मिक्स कर दीजिए, या कंटेनर को अच्छी तरह से हिला दीजिए, तो भी ये मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद जो आपको चीज़ मिलती है वो क्या कहलाएगी? मिक्सचर कहलाएगी। तो द सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड, या एलिमेंट का भी डिफरेंट कंपोजिशन से भी मिक्सचर बनेगा, कंपाउंड की डिफरेंट कंपोजिशन से भी मिक्सचर बनेगा, और एलिमेंट और कंपाउंड को आपस में जोड़ेंगे तो भी मिक्सचर बनेगा। तो 3 प्रोबेबिलिटी है। एलिमेंट को एलिमेंट से कंबाइन कीजिए, कंपाउंड को कंपाउंड से कंबाइन कीजिए, या एलिमेंट और कंपाउंड को आपस में कंबाइन कर दीजिए किसी भी प्रोपोर्शन में, मतलब एक रैंडम प्रोपोर्शन होना चाहिए, किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन कर दीजिए, तो जो चीज़ बनती है वो क्या कहलाती है? मिक्सचर। तो सबको समझ में होगा मिक्सचर क्या होती है। मिक्सचर आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द combination of या mixing of 2 or more pure substances। Mixture is always formed by combination of 2 or more pure substances, whether it is element, whether it is compound, and they does not have fixed ratio of the components which are present in the mixture। तो कंपोनेंट जो भी होंगे मिक्सचर में, जैसे आपने शुगर सोल्यूशन नाम सुना होगा, चीनी और पानी, शरबत पीते हैं तो चीनी रहती है, उसमें पानी रहती है, उसका कंपोजिशन आपका थ्रू आउट सेम रहता है। मगर अब आप शरबत चाहे तो 1 चम्मच चीनी से बना सकते हैं, 2 चम्मच से बना सकते हैं, 2.5 चम्मच से बना सकते हैं, तो कंपोजिशन फिक्स नहीं है।
एक गिलास में शरबत रखा है वो भी चीनी पानी का है, दूसरे गिलास में रखा है वो भी चीनी पानी का है, मगर उसका कंपोजिशन अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है। इसी सेंस में हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो बनी हुई है वो मिक्सचर है, बिकॉज दे हैड डज नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन थ्रू फिक्स कंपोजिशन, द कंपोजिशन कैन बी वेरिड। अब इसमें आपके पास दो टर्म आते हैं, मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये हुआ विच हैज सेम कंपोजिशन या फिक्स कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब जिसका कंपोजिशन, जैसे आपने शुगर का सोल्यूशन बना दिया तो शुगर और वाटर को आपने मिला दिया तो एक जो मिक्सचर बनेगा उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट, ठीक है। इसको उस सेंस में आप मत ले जाइए, तो इसका जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम होगा, इसलिए ये होमोजीनियस, होमो का मतलब ये होता है एक तरीके का और जीनियस मतलब जिसकी फॉर्मेशन एक ही तरीके की हो। तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसके पास एक ही तरह का कंपोजिशन थ्रू आउट हो उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनियस का मतलब आपको समझ में आएगा जिसमें डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट कर जाए। जैसे आप मान लीजिए आपने पेट्रोल है, पेट्रोल और मान लेते हैं आप वाटर ले लीजिए H2O वाटर, तो ये दोनों ही लिक्विड है, इन दोनों को आप मिक्स करिए तो वैसे तो ये आपका नॉन पोलर होता है, ये पोलर होता है, ये दोनों मिक्स ही नहीं करेंगे। मगर मान लीजिए आपने इसे मिक्स किया, शेक किया, तो इसमें आपको साफ साफ सेपरेट फेस दिखाई पड़ेंगे, पेट्रोल अलग दिखाई पड़ेगा और आपका H2 अलग दिखाई पड़ेगा। या किसी तरीके का और मिक्सचर आप बना लीजिए, तो जैसे आप, हाँ ठीक है, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर बना लीजिए, तो ये तो होमोजीनियस में आ जाएगा। हेट्रोजीनियस में जिसमें आपका फिक्स का मतलब जिसमें अलग अलग डिस्टिंक्ट फेस आपको दिखाई पड़ते हो। जैसे आप एयर का केस ले लीजिए, एयर में अगर आप स्मोक एयर को वैसे लीजिए, केवल प्योर एयर को लीजिए, तो उसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हीलियम होता है, ऑर्गन होता है, CO2 होता है, इतनी सारी गैसें होती हैं, पर इनका कंपोजिशन फिक्स होता है, मतलब ये थ्रू आउट कंपोजिशन सेम रहेगा। मगर अगर इसी में आप स्मोक को कंसीडर कर लीजिए और डस्ट को कंसीडर कर लीजिए, तो डस्ट का कंपोजिशन कहीं नीचे ज़मीन पे ज़्यादा होगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो डस्ट का कंपोजिशन और कम होगा, और ऊपर जाएंगे तो और कम होगा। तो अगर केवल एयर को कंसीडर किया जा रहा है तो इट इज़ होमोजीनियस, और अगर इंक्लूड कर दिया जा रहा है डस्ट या स्मोक को भी कंसीडर कर लिया जा रहा है तो वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। तो होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस के बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे आपको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये बता देते हैं कि होमोजीनियस में जैसे ब्लड, आप जानते हैं ब्लड, तो ब्लड में आपका क्या क्या होता है? ब्लड में ब्लड सेल्स होती हैं, WBC, RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो प्लाज्मा होता है वो एक ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड होता है जिसके अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होती हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह रहती है या कोलाइडियल सोल्यूशन की तरह रहती है। ब्लड आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो ये कोलाइडियल सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो होमोजीनियस होता है, मगर ओवरऑल ब्लड को पता किया जाए तो वो ब्लड होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। उसी तरह से दूध का केस आप ले लीजिए, दूध को देखने से आपको क्या लगता है कि वो होमोजीनियस है, एक ही तरह का कंपोजिशन है थ्रू आउट, मगर दूध का अगर आप डिटेल में देखिए तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि वो हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि दूध के अंदर वाटर और फैट मिक्स होता है। और ये भी एक कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है ये आपको डिटेल में पता लग जाएगा आखिर कौन सी चीज़ होती है। जैसे फॉग का एग्जांपल ले लीजिए, तो फॉग आपको दिखाई पड़ता है कोहरा, ठीक है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है और स्मोक होता है। तो अब कहीं कोहरा ज़्यादा रहता है, कहीं कोहरा कम रहता है, तो ये एक तरह का मिक्सचर है, इसका फिक्स कंपोजिशन नहीं, किसी जगह पे ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है, ठीक है। तो ये भी आपका एक हेट्रोजीनियस के ही एग्जाम्पल में आ जाएगा, होमोजीनियस नहीं होता, थ्रू आउट हर जगह कंपोजिशन उसका सेम नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे आपके हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल, जैसे आप सॉलिड में ले लीजिए तो स्टोन जो होता है तो वो स्टोन भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट से मिलकर बनता है और उसका भी कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। उसी तरह से वुड ले लीजिए, वुड लकड़ी जिसे कहा जाता है, तो लकड़ी भी एक सॉलिड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है, होमोजीनियस मिक्सचर के भी एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताया, ठीक है। अब हम होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और कुल मिला के आपने क्या समझा अभी तक? मैटर को दो तरह क्लासीफाई किया जा सकता है, प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट आ जाएगा, कंपाउंड आ जाएगा। एलिमेंट कितने हैं? 118 है जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं। कंपाउंड कितने हैं? अनगिनत हैं, इसे आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने कंपाउंड पॉसिबल है। अकेले कार्बन के करोड़ों कंपाउंड पॉसिबल है। चलिए ठीक है। अब इसमें कंपाउंड में कुछ लोग डिटेल में बताते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सिंपल सा सेंस है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को माना जाता है कि वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलता है, मतलब नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को माना जाता है कि वो ऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलता है। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, उसमें से काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे फैट है, ऑयल है, ये सब ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलते हैं। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, जैसे ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, तो ये सब इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं।
ये हो गया एलिमेंट कंपाउंड का। फिर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के बाद जो हम अपना मेन टॉपिक है जिसे डिस्कस करना जा रहे थे वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक डिफरेंस और आप इसे कंसीडर कर लीजिए। तो वो डिफरेंस ये है कि जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे कंपाउंड का एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़िए तो जैसे आप इस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। तो मान लीजिए आप 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस H2 गैस और 16 ग्राम O2 गैस को जोड़ते हैं तो आपको 18 ग्राम H2O गैस कहिए या वेपर कहिए, और वेपर सही एग्जैक्ट स्टेट है। अब इसे वेपर क्यों कहा जाता है ये हम बताएंगे आपको। ये इसी में आगे एक चैप्टर आता है कि गैस और वेपर में क्या अंतर होता है, तो हम आप उसको उस वक्त बताएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ती है तो आपको 18 ग्राम वाटर या H2O वेपर मिलते हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड में तो ये आपका जो है ये कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाटर जो बना हुआ है ये तो आपको मालूम है कि 2 एटम आपके हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम आपका ऑक्सीजन का है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए या ना लगाइए, चलिए ठीक है ये सही है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू या सबसे ज़्यादा कंबस्टेबल गैस होती है, और ऑक्सीजन क्या होता है, किसी भी कंबशन का सपोर्टर होता है। बिना ऑक्सीजन की किसी भी तरह का कंबशन नहीं होता, चाहे किसी भी तरह का कंबशन हो। और इन दोनों से जो चीज़ बनती है वाटर, ये आपको सबको मालूम है कि फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम आता है। अगर कहीं कोई आग जल रही है तो उसे अगर आपको बुझाना है तो आप वाटर को अप्लाई कर दीजिए जिससे आग बुझ जाती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये वाटर ऐसा काम कर देता है कि आग को सपोर्ट नहीं करता, आग को जलने से रिड्यूस करता है या रोकता है। अब किस तरह से रोकता है, तो इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है। इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से ये बर्न नहीं कर पाते। किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए एक मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर चाहिए होता है, जो वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, और वो इन दोनों का इग्निशन टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है जिसकी वजह से वो बर्न नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो 2 एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन हुए हैं और उसके बाद एक चीज़ बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। मगर उसी में मान लीजिए ये आपने कार्बन लिया, कार्बन कोल, ठीक है, और उसमें सल्फर लिया S2, और मान लीजिए आपने CH2 इसका मिक्सचर बना लिया, तो उस मिक्सचर में कार्बन और सल्फर दोनों चीज़ें होंगी। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें जो कंपोजिशन मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो कार्बन की, इस मिक्सचर के पास कार्बन की भी प्रॉपर्टी होगी और सल्फर की भी प्रॉपर्टी होगी। ये कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है C+S2, ये एक तरह का मिक्सचर है जिसमें कुछ प्रोपोर्शन में कार्बन होगा, कुछ प्रोपोर्शन में सल्फर होगा। या आप मान लीजिए इस तरीके से आपने सैंड ले लिया और मान लेते हैं वाटर ले लिया, और इसके बाद जो सैंड एंड वाटर ये मिक्सचर बना, तो जो सैंड की प्रॉपर्टी थी वो एज इट इज़ इसमें भी रहेगी, जो वाटर की प्रॉपर्टी थी एज इट इज़ इसमें रहेगी। मतलब इसमें प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, मगर इसमें प्रॉपर्टीज़ में कंप्लीटली डिफरेंट चेंज आएगा, मतलब एकदम डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होगी और इसमें प्रॉपर्टी सेम होगी। तो मिक्सचर हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड कंपाउंड डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इट हैज़ प्रॉपर्टी जस्ट डिफरेंस फ्रॉम द इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एंड मिक्सचर हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे आपने शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन बना लिया या एक मिक्सचर बना लिया, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, वो उसमें प्रॉपर्टी किसकी होगी, शुगर की भी प्रॉपर्टी होगी और किसकी भी होगी, वाटर की भी प्रॉपर्टी होगी। मगर आपने मान लीजिए कार्बन और सल्फर को एक साथ, ये S2 है, इसे बर्न कर दिया, हीट कर दिया, आपने हीट कर दिया, हीट कर दिया, तो ये CH2 बन जाएगा, CH2। तो CH2 जो बनेगा आपका वो एक केमिकल कंपाउंड है और इसकी प्रॉपर्टी CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की इस कार्बन से भी डिफरेंट होगी और सल्फर से भी डिफरेंट होगी। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कंपाउंड बनता है, और जब कोई फिजिकल मिक्सिंग होती है तो वो आपका मिक्सचर बनता है। केमिकल कम्बिनेशन में आपकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है और फिजिकल में आपकी प्रॉपर्टी सेम रह जाती है। तो ये आपका कंपाउंड और मिक्सचर के बीच की डेफिनेशन थी, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिस्कशन था। उसके बाद जो मेन टॉपिक है आज का उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
तो मास आप समझते होंगे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मैटर इज कॉल्ड इट्स मास। और वेट क्या होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वेट एक फोर्स होता है सिंपल। ये फिर वेट क्या होता है, फोर्स होता है, ये m इंटू जी होता है। तो ये डिपेंड करता है जी पे, अगर जी आपकी जीरो हो जाएगी तो वेट भी जीरो हो जाएगा, मगर जो मास होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ठीक है, जैसे कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो निगेटिव या जीरो नहीं हो सकती या निगेटिव नहीं हो सकती, तो उसमें मास भी आपका है कम से कम मास हो सकता है मगर जीरो नहीं होगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास क्या होता है ये सबको मालूम है। तो जैसे आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे आप मान लीजिए केमिकल रिएक्शन के लिए एग्जांपल के लिए NaCl सोल्यूशन और AgNO3 सोल्यूशन, ठीक है। तो AgNO3 सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है इसे, और ये से तो आप जानते हैं कॉमन सॉल्ट है, या इसका भी सोल्यूशन ही ले लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम एक केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। ये बहुत बेसिक सा केमिकल रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन अगर आप करवाते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड होता है, और दूसरा आपका बनेगा AgCl, ये प्रेसिपिटेट है PPT और वाइट कलर का होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें केमिकल रिएक्शन क्या है कि जिसमें भी कोई कलर चेंज हो जाता है, जैसे ये भी आपका ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, ये भी आपका ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, मगर जब आपका ये दोनों रिएक्शन हो जाएगा इसमें भी आपको हीट सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक्सोथर्मिक हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है, कुल मिला के हीट या तो रिलीज हुई होगी या एब्जॉर्ब हुई होगी। केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय द चेंज इन हीट या चेंज इन एनर्जी, तो वेदर देर इज एनर्जी इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व, ये कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना समझिए कि जब आप NaCl का सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, AgNO3 का सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, इसे आपस में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक ट्रांसपेरेंट कलर का सोल्यूशन बनता है NaNO3 या सोडियम नाइट्रेट का, और उसके साथ सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ये आपको अपीयर होता है, पूरे सोल्यूशन में दिखाई पड़ता है, और ये नीचे आपको टेस्ट ट्यूब पे दिखाई पड़ेगा। अब इसमें आपका लंडन ट्यूब के बारे में बताया गया है। तो लंडन ट्यूब क्या होती है, वो थोड़ा सा इस तरह की ट्यूब होती है, इस तरह से आप समझ लीजिए, ये इस तरह से और इस तरह से। तो यहाँ पे ये कंटेनर है इस तरह से। तो अब जैसे आप इसे थोड़ा सा टिल्टेड करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए AgNO3 है, और यहाँ पे NaCl का सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन है। तो जैसे आप थोड़ा सा टिल्टेड करेंगे, घुमाएंगे, तो ये सोल्यूशन इसमें मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो कुल मिला के ये लंडन ट्यूब है, लैंडॉल्ट ट्यूब, और मतलब ये नाम इस ट्यूब, ये डिफरेंट टाइप की ट्यूब है। वैसे अगर सिंगल होती तो टेस्ट ट्यूब कहा जाता, अब ये इस तरह की ट्यूब है। तो लैंडॉल्ट ने इस ट्यूब को बनाया था, उन्हीं ने ये एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट किया था, तो इसीलिए इस ट्यूब का नाम लैंडॉल्ट ट्यूब दे दिया गया है। ये कहीं कहीं लिखा रहता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लैंडॉल्ट ट्यूब। तो यहाँ पे जो आपको समझ में आने का है कि मान लीजिए आपने NaCl 5 ग्राम लिया था, और यहाँ पे मान लीजिए 50 ग्राम आपने लिया था, तो ये भी आप मान लीजिए ये 45 ग्राम अगर मान लीजिए बनता है, तो ये आपका 10 ग्राम बनेगा। तो कुल मिला के जो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ये केवल इमेजिनेशन है। अब इसमें अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू पता करने की कोशिश की तो NaCl का जो भी मोलर मास होता है, जैसे Na का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो इतना मास सचमुच में एग्जैक्टली इतना ही जोड़ रहा है। उसी तरह से AgNO3 का भी जोड़ेंगे, इसका जोड़ेंगे, तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो रिएक्टेंट का मास है वो इक्वल आएगा जस्ट प्रोडक्ट के मास से। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें मास जो था वो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का क्या है, सेम है, इसका मतलब कंजर्व्ड है। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें कोई वेस्टेज नहीं होता अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यही लॉ है आपका। अब ये लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है, तो जो मॉडर्न लॉ है उसमें ये कहा गया है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू मैटर और मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। तो ये जो रिलेशन है ये E= mc² से रिलेट होती है, mc² से रिलेट होती है। और यहाँ पे आप जैसे इस तरह की केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई वो बहुत कम होगी, मान लेते हैं 50 किलो जूल, तो 50 किलो जूल है। अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट मालूम ही है, क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये आपका मास हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी बहुत कम आएगी, और इस वजह से मास का जो डिफेक्ट है ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में कंसीडर नहीं किया जाता।
और जो जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस पे जो मास का डिफेक्ट होता है या उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो उसमें जो मास डिफेक्ट होता है वो आपको अपीयर होता है। जैसे यूरेनियम के केस में देख लीजिए, पोलोनियम के केस में देख लीजिए, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन में मास डिफेक्ट अपीयर होता है, जो इस तरह की इक्वेशन से डिटरमाइन किया जा सकता है कि कितना मास में डिफेक्ट आया है। और नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में ये इक्वेशन अप्लीकेबल नहीं होती, या होती भी है तो इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपको समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। चलिए दूसरा लॉ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स, और कंपोजिशन मतलब आप लोग जानते हैं कि जैसे अगर कोई आपके पास कंपाउंड है, किसी भी तरह का कंपाउंड है या मिक्सचर है, किसी भी तरह की चीज़ है, तो उसका कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन की ही स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। तो कांस्टेंट कंपोजिशन, किसी कंपाउंड में जो कोई कंपाउंड है, जैसे शुगर है आपका, तो उसका फार्मूला होता है C6H, शुगर है तो C12H2O11, ये उसका फार्मूला है। अब इसमें जो कंपोजिशन है ये आप पता लगा सकते हैं बाय मास। तो शुगर के आपके शुगर में 12 एटम्स जो है वो कार्बन के हैं, जैसे C12H22O11, तो इसमें 12 एटम कार्बन के हैं, 22 एटम हाइड्रोजन के हैं और 11 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो इससे आपको कंपोजिशन इसका पता लग जाएगा कि कितने ग्राम इसमें कार्बन है, कितने ग्राम हाइड्रोजन है, कितने ग्राम ऑक्सीजन है। अब ये इसका एटॉमिक मास होता है कार्बन का, आप जानते ही हैं कि 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। इस तरह से मास का रेशियो निकाल लीजिए और उससे आपको पता लग जाएगा कि अगर इतना इतना मास आप जोड़ा जाता है और केमिकल कम्बिनेशन इनका हो रहा है, तो आपका ये जो शुगर बनेगी उसका क्या कंपोजिशन होगा, इसमें कितना परसेंटेज किसका होगा वो भी आप पता लगा सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन अभी आगे आएगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, इसमें ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी आपका कंपाउंड बनता है, कंपाउंड मिक्सचर की बात छोड़ दीजिए, जो भी आपका कंपाउंड बनता है उसमें जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, जो भी जिन एलिमेंट से, जो अगर कोई भी कंपाउंड बना है तो वो बिना एलिमेंट के तो बना नहीं होगा, और जो एलिमेंट उसमें जुड़ते हैं उनका कंपोजिशन क्या होता है या उनका जो वेट होता है वो फिक्स होता है। तो कंपाउंड आर ऑलवेज फॉर्म बाय एलिमेंट्स विच हैव फिक्स प्रपोर्शन ऑफ बाय वेट। तो जैसे आप एक छोटा सा कंपाउंड आप देख लीजिए, ये H2O एक मॉलिक्यूल है किसका, कंपाउंड का। ठीक है, मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ एटम तो जानते ही होंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एटम जैसे O2 हो गया, N2 हो गया या H2 हो गया, ये मॉलिक्यूल किसके हैं, एटम के। और जैसे आप CO2 लिखा है तो ये मॉलिक्यूल किसका है, कंपाउंड का। तो H2O भी एक मॉलिक्यूल है कंपाउंड का। अब इसमें आपको दो चीज़ें दिखाई पड़ रही है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, सबको मालूम है 1 होता है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे अगर आप मास का रेशियो लीजिए कि अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ती है तो हमेशा H2O ही बनेगा, यही इस लॉ ने कहा था। अब इसके कुछ ड्रॉबैक हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल तो जो ये लॉ कह रहा है कि अगर कहीं भी आप किसी भी तरीके से हाइड्रोजन को 62 ग्राम हाइड्रोजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका हमेशा 18 ग्राम H2O बनेगा। तो ये लॉ थोड़ा सा आपको समझ में आ गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन इसमें क्या है, प्रोपोर्शन 18 ग्राम में आउट ऑफ 18 ग्राम देयर इज 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रोपोर्शन है। अब इसे आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि इसका परसेंटेज, यहाँ पे आप 2 लिखिए, यहाँ पे आप 18 लिखिए, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका आपको परसेंटेज पता लग जाएगा। यहाँ पे 16 लिखिए, यहाँ पे आप 18 लिखिए और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका परसेंटेज पता लग जाएगा। ज़्यादातर जो चीज़ें हमको कंपोजिशन मिलता है वो बाई परसेंटेज मिलता है, मास के टर्म में नहीं दिया जाता। जो जनरल टर्म है वो आपको बता दिया है। तो अगर आप किसी भी तरह का कंपाउंड बनाइए, जैसे आपके पास CO2 है तो इसमें जो आपका ये कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पे 2 है तो इस वजह से 32 हो जाएगा। अगर इसे आप सिंपल करिए तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3:8। ठीक है, तो CO2 अगर कहीं भी किसी भी तरीके से बनता है तो उस पर जो मास का प्रपोर्शन होगा बिटवीन द 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन, इट इज ऑलवेज 3:8। तो अगर CO2 कहीं भी बनता है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन है वो 3:8 बाई मास ही होगा। तो यही आपका लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बाई मास लिख देना था, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाता, पर उस वक्त लिखा नहीं गया है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बाई मास
एकदम सिंपल आप समझ लीजिए, ये मास के ही रिलेट करता है। अब आप किसी भी तरीके से CO2 ऑब्टेन करते हैं, CO2 ऑब्टेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ बंद कर दीजिए तो भी आपको CO2 मिलेगा। या आपने बहुत छोटी चीज़ पढ़ी होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट के पहाड़ होते हैं तो उनको तोड़ने के लिए भी हीट किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कीजिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है CaCO3, इसे अगर आप हीट कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं आप लोग, और ये CO2। तो चाहे आप CO2 यहाँ से पाइए या कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ बंद कर दीजिए तो भी आप CO2 पाइए। तो इट आल्सो हैज़ द मास रेशियो 3:8 एंड इट आल्सो हैज़ द मास रेशियो 3:8। So whenever 3 part of carbon is combined with 8 part of oxygen, it always forms CO2 with whatever the process of formation of CO2. The composition of mass of these two elements is always which is 3:8. अब इसमें एक्सेप्शन है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं ये आप समझ लीजिए, यही था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब इसमें मास नहीं लिखा है मगर मास लिखा रहना चाहिए था, जिससे ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाता। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत लॉ समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो जिसकी ड्रॉबैक है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपके CO2 है तो कार्बन के आपके 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। अब आइसोटोप क्या होता है, तो एलिमेंट ऑफ से द एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, विच है सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। तो जैसे कार्बन 6, ये भी कार्बन 6 है, ये भी कार्बन 6 है। तो अब इसका एटॉमिक मास मान लेते हैं 12 है, इसका मान लेते हैं 13 है, इसका मान लेते हैं 14 है। ये मान लेते क्या है, ये सचमुच में होता है। तो इन जनरल हमारे जो नेचर में पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में यही पाया जाता है। ये बहुत ट्रेस में पाए जाते हैं, इनकी स्थिति बहुत कम होती है, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो इसे आइसोटोप क्यों कहा जा रहा है, तो इनके पास सेम एटॉमिक नंबर है मगर मास नंबर तीनों का डिफरेंट है। अब जैसे आपने इसके साथ ऑक्सीजन को O2 को जोड़ा तो बना CO2। अब इसमें जो रेशियो है वो 12:32 का है। या इसे सिंपल कीजिए तो ये हो गया 3:8 का। अब इसमें आप चले आते हैं, इससे आप इसको आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, ठीक है, सेम केमिकल रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे भी आपका CO2 बनेगा। अब यहाँ पे आपका 14 पार्ट बाई कार्बन है और 32 पार्ट बाई ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आपका रेशियो बदल जाएगा। अब इसे आप सिंपल करिए तो यहाँ पे कितना जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 16। तो ये 7:16 का रेशियो हो जाएगा, यहाँ 3:8 का रेशियो था। तो ये एलिमेंट सेम है, बस इन लोगों का मास नंबर डिफरेंट हो गया है, मतलब मास डिफरेंट हो गया। और ये जो लॉ है ये मास पे ही बेस होता है। तो अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि सेम एलिमेंट कंबाइन इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास, तो आपका सेम ही एलिमेंट बनता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो CO2 ही बन रहा है, मगर यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सेप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आइसोटोप के केस में ये एक्सेप्शन दिखाएगा। चलिए ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि कभी भी कार्बन 3 पार्ट और उससे जुड़ता है तो हमेशा CO2 ही बनाता है। मगर यहाँ पे आपको पता लगा कि अगर 60 पार्ट बाई कार्बन है और आपका 16 पार्ट बाई ऑक्सीजन है तो भी CO2 ही बनेगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 3 पार्ट कार्बन है और 8 पार्ट अगर ऑक्सीजन है तो CO2 ही बनेगा। मगर इस केस में भी आपका देख रहे हैं 7 पार्ट बाई कार्बन है और 16 पार्ट बाई ऑक्सीजन है तो भी आपका CO2 ही बन रहा है। तो ये एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शन। और दूसरा एग्जाम्पल जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी इसी तरह का एक एक्सेप्शन है। हाँ, इस लॉ 1779 में जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। इनका नाम याद रखिएगा, इनने बहुत मेहनत की थी तभी ये लॉ हम लोगों के सामने है। तो जोसेफ प्रॉस्ट ने 1799 मतलब 1800 से एक साल पहले इन्होंने दिया था। चलिए आगे चलते हैं। तो जो पहला एक्सेप्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा एक्सेप्शन आप देख लीजिए। तो ये C2H5OH, इसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, वही अल्कोहल जो लोग पीते हैं। इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल। तो एथेनॉल ये IUPAC नेम है, इथाइल अल्कोहल ये कॉमन नेम है, इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और इसी सामने लिख देते हैं, CH3CO CH3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भाई साहब, तो ठीक है, यहाँ पे भी आपको 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और
एक ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे भी आप चले जाइए तो यहाँ पे CH3O CH3, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 1। हो सकता है माइक की कुछ प्रॉब्लम रही हो, आवाज़ ना आपके पास पहुंची हो। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये इथाइल अल्कोहल का है, ये मिथॉक्सी मीथेन या इसे ईथर कहा जाता है, जनरल ये कॉमन नेम है ईथर, और ये मिथॉक्सी मीथेन IUPAC नेम है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है 2 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिए तो जो अगर टोटल फार्मूला देखिए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ये इसे सिंपल लिखिए C2H6O, और ये भी C2H6O है। तो यहाँ पे आपके सेम एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, और सेम एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। तो यहाँ पे अगर जो मास का रेशियो होगा तो यहाँ पे 24 कार्बन के लिए होगा, 6 हाइड्रोजन के लिए होगा और 16 ऑक्सीजन के लिए होगा। यहाँ पे भी सेम होगा, मगर जो बनने वाले कंपाउंड है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आपका इथाइल अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे मिथॉक्सी मीथेन बन रहा है। तो ये लॉ यहाँ पे इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाता। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोटोप। तो इसे आइसोमर्स कहा जाता है। तो ये एक आपका एक्सेप्शन हो गया। ये दूसरा वाला था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डिफरेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद जो लॉ आता है वो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो जब वही सेम 2 एलिमेंट कंबाइन होकर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो इसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हेन सेम 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स कॉल्ड दे बियर सिंपल रेशियो विद वन अनदर। तो यही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार फिर से बोल देते हैं आसान शब्दों में, व्हेन सेम 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड they bear simple ratio to one and another is called law of multiple proportion ratio। तो चलिए इसे एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी से। आपके पास H2 है और इसे आपने O2 के साथ रिएक्ट करवाया तो आपका 2H2O ये बन जाता है, ठीक है। तो इसे आप जानते ही हैं हाफ वाटर कहा जाता है या हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। और दूसरा आपने लिया, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे H2 और O2 ले लिया और यहाँ पे H2O2 बन गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है आपको रेशियो 1:1 का, तो यहाँ पे आपका ये बना हुआ है H2O2 से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहा जाता है, इसे हाइड्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है। तो वही सेम 2 एलिमेंट, मतलब अब इसमें 2 लगा है इसमें 2 नहीं लगा, उससे कोई मतलब नहीं है। सेम 2 एलिमेंट, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका बनता है H2 और यहाँ पे आपका बनता है क्या, H2O2। तो यहाँ पे आपको जो लॉ बताता है कि व्हेन सेम 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, तो इसमें सिंपल रेशियो टू वन एंड अनदर। तो जैसे जो रेशियो इन दोनों के बीच में भी एक सिंपल रेशियो होगा, तो यहाँ पे जो रेशियो है आपका, यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 4, तो ऑक्सीजन के कितने होंगे 32, और यहाँ पे आपका कितना हो जाता है 16, तो ये 36। इसे थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं तो ये 2 हो गया, ये 16 हो गया और ये आपका 18 हो गया, ये रेशियो हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप आते हैं तो ये 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया ऑक्सीजन के लिए 32, और यहाँ पे आपका ये कितना हो गया, तो 2 और 32 को आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा 34, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी 2 पार्ट है, इसका भी 2 पार्ट है। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं और इसका 16 पार्ट है, इसका 16 पार्ट है, इसका 32 पार्ट है और इसका यहाँ 18 है और यहाँ 34 पार्ट है, तो ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ फिक्स है वो क्या है, वो यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन 2 ग्राम है, मतलब 2 ग्राम है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका 2 ग्राम है। अब इसे हमने सिंपल करके 2 ग्राम किया है, एग्जैक्टली 2 ग्राम नहीं था। तो यहाँ पे 2 ग्राम है, यहाँ पे भी आपका 2 ग्राम है। अब यहाँ पे जो वैरी कर रहा है वो ये 16 ग्राम है और ये आपका 32 ग्राम है। तो यहाँ पे ये 16 ग्राम
होने की वजह से आपका क्या बन गया H2O, और यहाँ पे 32 ग्राम होने की वजह से आपका क्या बन गया H2O2। तो ये जो चीज़ वेरी कर रही है उसका भी अगर आप रेशियो निकालिए तो यहाँ पे 16:32 का रेशियो आएगा, और इसे अगर आप सिंप्लीफाई कीजिए तो 1:2 का रेशियो आ गया। तो ये भी जो रेशियो आता है 1:2 का, ये भी आपका सिंपल ही है, ठीक है। तो ये आपको यही बताता है कि अगर सेम टू एलिमेंट, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो अगर वो आपस में जुड़ के एक कंपाउंड बनाए H2O, एक कंपाउंड बनाए H2O2, तो आपस में जुड़ के वो एक से ज़्यादा अगर कंपाउंड बनाते हैं तो जो रेशियो होता है उसका, जो डिफरेंट एलिमेंट आप जो डिफरेंट एलिमेंट जिसका मास डिफरेंट लेके चल रहे हैं, जो उन दोनों के बीच का रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है। अब ये नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का रेशियो आ गया कि 1.333 या 1.777 इस तरह से, या 1.8432 इस तरह का रेशियो नहीं आएगा। आपका जो भी रेशियो आएगा जैसे 3:1 या 1:2 या 2:4 इस तरह से कोई ना कोई रेशियो, या इसे 1:2 ही कहा जाता है, 5:3 इस तरह से कुछ रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो यही था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके एग्जांपल कुछ और भी आपको डिस्कस करके बता देंगे। तो अभी ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 ही लॉ पढ़ाए गए हैं, बाकी की जो 2 लॉ है, लॉ ऑफ ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी एक एग्जांपल आपको और बता देते हैं। फिर उसके बाद आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बाद गैल-लुसाक्स लॉ, गैल-लुसाक्स लॉ के बाद आवागाद्रो लॉ, और आवागाद्रो लॉ के बाद भी बाकी जो चीज़ें आएंगी, डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन के कुछ लॉ थे वो भी आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। तो बाकी सारे लॉ आगे डिस्कस किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।